मैं और वो बैठे हुए यहीं पे, और एडमिट हो गया इमरजेंसी यशोदा में। वही देख रहे हैं, एकदम तुरंत व्यवस्था वही कर रहे हैं, दौड़ा अभी अभी एडमिट। नहीं करते हैं। मैं एक बार जीएसटी की जो आपने वेबिनार रखी है, सर्च अरेस्ट फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन, आप इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने 5 दिन की ये जीएसटी की कार्यशाला रखी है। कल हमारा पहला दिन था। आज हमने हल्द्वानी ब्रांच के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करी। पंकज जी ने एकदम ही तत्परता से उसे स्वीकार करा। पंकज जी, मैं आपका बहुत बहुत तहे अपने दिल के गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपकी पूरी टीम का अभिनंदन वंदन करता हूँ। ये एक ट्रू लीडरशिप की एक देन है। आप जैसे ट्रू लीडर यदि हमारे समाज में रहेंगे तो निश्चित ही हम ज्ञान की गंगा बहाते रहेंगे। मैं आपके साथ आपकी टीम, मनीष अग्रवाल जी वाइस चेयरमैन, दिनेश चंद्र जी सेक्रेटरी, सुभाष चंद्र जी ट्रेजरर एंड कैलाश चंद्र जी इमीडिएट पास्ट चेयरमैन जो है। कैलाश जी के हमने टेनोर में बहुत सारी सेमिनार्स कर दी, जब लोग समझ पा रहे थे। आप वाइस चेयरमैन थे, बहुत सारी हमने सेमिनार्स करी। इलाहाबाद ब्रांच, प्रयागराज ब्रांच, हरिद्वार, मुरादाबाद ब्रांच के साथ हमने बहुत सारी कोऑर्डिनेशन में जानकारी। मैं आप सभी सवाल करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा टाइम लेते हुए माइक हैंड ओवर करता हूँ मुकेश सिंह कुशवाहा जी को। कुशवाहा जी, आर यू ऑडिबल? Thank you, Vinay. Thank you very much. जी। Chairman of the Haldwani branch, my very good friend Pankaj ji. Today we had a speaker, CA JK Tiwari ji, and we also have another speaker, Pulki Khandelwal ji. We also have another speaker from Kanpur, Himanshu Singh ji. Is also instructor to the various departmental officer of the GST as concerned, like JK Tiwari ji. So Himanshu ji is also with us, and because of this पेंडेमिक फॉर दिस प्रोग्राम वी कैन से, आज के प्रोग्राम में जो हमारे सामने ये मुसीबत आई थोड़ी सी, क्योंकि शशांक जी हमारे स्पीकर थे आज, और शशांक जी इज आल्सो अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट एंड ही इज आल्सो फील वेरी बैड, बट सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल। आज सुबह से उनके फादर की तबीयत खराब रही थी, अभी वो हॉस्पिटल लेके उनको भागे हैं। तो मेरी जब बात हुई, उन्होंने बोला मुकेश भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ, मैंने जी आप चिंता मत करो, आप फादर को संभालो,
बाकी हम ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो। मैंने 6 या 7 स्पीकर को बात की और मेरे पास 3 स्पीकर इस टॉपिक पे अवेलेबल हो गए। उसमें जेके तिवारी जी हैं, हिमांशु सिंह जी हैं, पुलकित खंडेलवाल जी हैं। अगर किसी मेंबर को बोलो 10 मिनट पहले कि आपने इस टॉपिक पे बोलना है, कि सहूजा जी इनकम टैक्स पे बोल सकते हैं, रवि गुप्ता जी बोल सकते हैं, राकेश गुप्ता जी बोल, पर ऐसे हिंदुस्तान में कैसे स्पीकर है? और जो आज हमारे, मैंने तीनों नाम लिए दोस्तों, ये सब बिलो 30 है। 30-32 साल के हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे जेके तिवारी जी हो, हिमांशु जी हो, चाहे पुलकित जी हो। अगर ये ऐसी अथॉरिटी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखते हैं, जो सब्जेक्ट अभी 3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, उसको 4 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो आप सोचिए कि हमारे फर्टिलिटी में कितना नॉलेज है, कितना हमारे फर्टिलिटी में पोटेंशियलनेस है। ये प्रूव करता है कि हमने 10 मिनट में फोन किया और 3 स्पीकर हमारे पास उस टॉपिक पे अवेलेबल हैं। करेक्ट और सर। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ उनके सहयोग के लिए। कितना उनमें देखो सहयोग की भावना, किसी ने मना नहीं किया। वो जेके तिवारी जी तो एक प्रोग्राम, फिजिकल प्रोग्राम में अवेलेबल थे, वहां से वो छोड़ के भागे अपने ऑफिस। तो कितना डिवोशन है। हिमांशु जी को फोन किया, 2 मिनट में बोले सर मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी को फोन किया, मुकेश भाई मैं 6 बजे फ्री हूँ, मेरा दूसरा सेशन चल रहा है। पहली बार फोन इसलिए नहीं उठाया, मैं सेशन को बीच में अनइंटरप्ट नहीं करना चाहता था, पर अगर आपका दोबारा फोन आया मतलब कोई ना कोई बहुत जरूरत होगी। उन्होंने फोन उठा के बोले देखो आप आवाज सुन लो, मैं दूसरे सेशन पर लाइव हूँ, तो आप बोलेंगे तो 6 बजे मैं आपका सेशन टेकअप कर लूंगा। तो दोस्तों भाई लोगों का डिवोशन प्रोफेशन के लिए कमिटमेंट है। और कुछ लोगों ने ये बोला कि मुकेश भाई ये टॉपिक इसकी वजह, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और स्पेसिफिक टॉपिक है और जनरल में यूज कम होता है। तो बोले आप मुझे इसके अलावा कोई और टॉपिक बोलो, अगर ये मुझे पीपीटी कोई प्रिपेयर्ड हो वो दे दोगे तो मैं रेडी हूँ इसको प्रेजेंट करने के लिए। बोले नहीं तो मेरे पास 10 और टॉपिक तैयार है, इसको बोलोगे चेंज कर दोगे तो कोई बात नहीं। मैंने बॉस अगर मेरे को स्पीकर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा, पर मैंने मेंबर के साथ कमिटमेंट किया है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर स्पीकर आपको दूंगा और अच्छे स्पीकर दूंगा। तो दोस्तों आज इस प्रोग्राम में हमारे चेयरमैन पंकज जी हैं और पंकज जी लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया, उनकी पूरी टीम ने बहुत प्रयास किया है। तो दोस्तों टाइम की पॉसिबिलिटी को हम समझते हैं और हमारे जो साथी हैं, हमारे साथी है दिनेश पांडे जी। दिनेश पांडे जी सर आपने ज्वाइन कर लिया? सर उनका कनेक्टिविटी इशू है, मैं वेलकम एड्रेस कर लूंगा सर। अच्छा अच्छा, हाँ पंकज जी ने मुझे आदेश दिया था सर, मैं क्योंकि जी चेयरमैन हूँ, पर मैं चाहता हूँ दिनेश पांडे जी इसको वेलकम एड्रेस करें। और जी जी चलिए कोई बात नहीं, पंकज जी हमारे साथ है, चेयरमैन है ब्रांच के, उनकी पूरी जी टीम साथ में है जी और जी अच्छा डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। जी जी तो मैं पंकज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जी इसके लिए अपना एज ए चेयरमैन वेलकम एड्रेस करें। और जी पंकज जी बहुत यंग डायनामिक लीडर है, नई नई चीजों, नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं। मैंने लास्ट 3 महीने पहले मैं हल्द्वानी विजिट करके इनके ऑफिस विजिट करने का मौका मिला, जी जी तो उस समय काफी टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन हुई। जी तो मैं जी सर। पंकज जी को रिक्वेस्ट करूंगा फॉर हिज वेलकम एड्रेस ऑफ दिस टुडे प्रोग्राम। Thank you very much, sir. Thank you, Mukesh sir, for offering me a welcome note on this program. और जो आज का प्रोग्राम हमारा है ये है डिस्कशन ऑन द प्रोविजन ऑफ जीएसटी फॉर अरेस्ट, सर्च, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन। और काफी डीप एंड हॉट टॉपिक है। फिलहाल जीएसटी में जब भी रहा है कोई टॉपिक वो बड़ा हॉट ही रहा है, क्योंकि काफी सारी चेंजेस और अमेंडमेंट्स हमने ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स देख ली हैं। और उसके बावजूद भी आज भी हम कुछ सिनेरियोज में काफी हद तक इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं और इसको क्रैक कर चुके हैं। So I welcome on behalf of all the managing committee of Haldwani branch to all our invited valued guests, speakers, members, panelists, and the moderator of the session, and our core mentor of the whole
purpose of the Institute CA Mukesh C. Kushwaha ji, on the Honorable CCM ICAI for the period of 2013 and 18, and my honorable mentor and guru CA Vinay Mittal ji from Ghaziabad, presently secretary CIRC, and he is very dedicated towards the every program which we are organizing since the lockdown period. We have done massive of programs, number of programs. There are hundreds of programs which we can't count it, but we have experienced all programs are being successful, and this also being very successful program. And today we have with us J.K. Tiwari ji, the honorable speaker on the today's topic. Namaskar sir, welcome sir. And we also have the Pulkit Khandelwal ji, and we also have with us the Himanshu ji. We all welcome you, sir. Now we are heading towards our topic, and without wasting any time, I would request the program coordinator to please ask the speaker to start the session as early as possible. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Pankaj ji. Without wasting the time, now I hand over the mic to my guest speaker of the day, CA J.K. Tiwari ji. J.K. Tiwari ji, please. Thank you so much, Vinay sir, for inviting me in the today's VCM. I thanks Chairman Pankaj Kavadwal ji, our guardian elder brother, Shri Mukesh Singh Kushwaha ji, and all the esteemed members present in the VCM, and the co-speaker, my brother Himanshu ji and Pulkit Khandelwal ji. Really, it's my privilege and honor to be there among us. And definitely, as we are aware, जैसे कि मुकेश कुशवाहा सर ने कहा कि today's speaker's father is in a bad health condition, so that he is unable to attend today's VCM. And in front of speaking such type of a dynamic leaders and speakers, I am really feeling very privileged and honored. So एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं अपने सर कोऑर्डिनेटर से कि मुझे पूरे टॉपिक्स को कवर करने हैं, क्योंकि हमारे साथ और 3 स्पीकर्स हैं, मुझे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रहना है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा अग्री करूंगा। जेके तिवारी जी, आप पूरा कवर करिए, उनके बाद जनरल हम ले लेंगे, कोई इशू नहीं, आप अपना पूरा कवरेज दीजिए। ठीक है सर। आपको 100% बैटिंग करनी है, उसके बाद हम जो स्पीकर जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद हमारे साथ स्पीकर है, हमने कहा कि सबको मौका दिया जाए, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव 100% है, नहीं है? आप सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करिए सर। मेंबर हमारे खुश हो जाने चाहिए, मेंबर को एकेडमिक नॉलेज पूरी भी हो। प्लीज कंटिन्यू। चलिए सर, एक चीज और मैं अपने ऑडियंस, अपने रिस्पेक्टेड मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, मेरा जो थोड़ा आपसे डिस्कशन करने का वे है वो थोड़ा अलग होता है। मैं पीपीटी में रेदर नहीं जाता हूं, मैं आपसे इंटरेक्ट करके मैं आपसे कुछ क्वेरी करूंगा और आपके उसमें रिस्पॉन्स चाहूंगा, आप रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर हम उसको गो थ्रू आगे करते रहेंगे और उसको हम इस तरह से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इंटरेक्ट करें अपनी इस पूरे सेशन में। आपसे जब भी कोई सवाल मैं पूछूं तो आप अपने चैट बॉक्स में पैनलिस्ट और जो भी हमारे ऑडियंस से आज के जो रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, आप डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करते रहेंगे यस नो में, और आपके कुछ व्यूज होंगे उस पर भी। सबसे पहले हम सवाल शुरू करते हैं 67 जो सर्च की बात करता है। सर, जब भी हम सर्च की बात करते हैं, आज भी अगर मैं कहूं तो पूरी सोशल मीडिया पे कल से एक चर्चा चल रही है, और चूंकि हम अपने मेंबर्स के बीच में अपने के बीच में बैठे हैं तो डिस्कस करने में अपने को कोई बुराई नहीं है, इसे डिस्कस करना चाहिए। जो हमारे प्रोफेशन के साथ गलत कहां जहां भी होगा हम सब मिलकर उसके खड़े रहेंगे। लेकिन क्या लॉ में ऐसा कुछ राइट है कि ऐसा हो सकता है? एक इंसिडेंस में आपको शेयर करूं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इससे अवेयर होंगे। मैं उस इंसिडेंस को लॉ के साथ रिलेट करके अपनी व्यूज को आगे बढ़ा रहा हूं। सर, सर्च की जो प्रोविजंस कहता है 67 कि द जेसी और द एबव मींस ज्वाइंट कमिश्नर और उससे ऊपर की हायरार्की के किसी ऑफिसर्स के पास there is a word reasons to believe, JC or above the rank of JC officers have reasons to believe then search may be conducted। अभी हमने कहा फरीदाबाद में एक अभी सोशल मीडिया पे ह्यू एंड क्राई हम आवाज उठा रहे, कई लोगों ने उसका अपोज किया। इनफैक्ट क्या हुआ कि किसी क्लाइंट के साथ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बुलाया गया। अब डेफिनेटली भाई, हम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हमारे कुछ क्लाइंट्स होंगे जो हो सकता है डिपार्टमेंट के एलिस्ट, मैं नहीं कर रहा हूं कि वो गलत काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की नजरों में डिपार्टमेंट एलिस्ट दैट समहाउ यू आर इन्वॉल्वड इन समथिंग डूबियस ट्रांजैक्शन और अ फेक ट्रांजैक्शन, और इसको लेकर के उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की मोबाइल को, उसकी ईमेल आईडी को खंगाला जाता है। उनके साथ कुछ बैड बिहेवियर्स, कुछ
अनमैनस, जो कहते हैं अनइथिकल वे में उनके साथ बिहेव किया जाता है, उनके मोबाइल को छीन लिया जाता है। जब इस तरह की घटनाएं होती है तो चूंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, कभी भी रिएक्ट फिजिकली नहीं करेंगे, हम अपनी लॉ की जानकारी को अपने इंप्लीमेंट करके उसका हम रिएक्ट करते हैं। डेफिनेटली हमारे उस बंधु ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने एक कंप्लेंट डाला कि भी सो एंड सो ऑफिसर्स ने हमारे साथ कुछ इस तरह की अनइथिकल बिहेवियर हमारे साथ डिस्कशन किया है। द मोमेंट ही कंप्लेंट अबाउट दैट ऑफिसर, उस ऑफिसर ने उनकी प्रीमाइसेस पे सर्च कर दिया। अब मैं यहीं से सवाल, अपने जो इंसिडेंस कल हुआ और मैं अपनी लॉ की प्रोविजंस को जोड़ रहा हूं, देयर इज अ वर रीजंस टू बिलीव। आई आस्क्ड ऑल द members, all the esteemed guest speakers here, do you think that in that situation that officer have a reasons to believe that chartered accountant is in a position of some incriminating documents, some incriminating materials, some facts are available to the chartered accountant, so that we require to do a search in the premises of, in the houses of that chartered accountants, and his wife, his spouse is also a chartered accountants. So may I respond? मैं सर आपसे आंसर चाहूंगा कि जो मैंने एग्जांपल दिया, क्या इस स्थिति में जेसी के पास रीजंस टू बिलीव है? मेरली बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मैं किसी केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उस केस में मेरे साथ कुछ जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एज ए क्या हूं, एज ए कंसल्टेंट हूं, मेरा काम है अपने क्लाइंट को गाइड करना। क्लाइंट कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, क्योंकि आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। ये लॉ का काम है, लॉ की तरीके से आपने किया है नहीं किया है, वो क्लाइंट को जांच करना आपका काम है, आप जांच कीजिए। लेकिन आप मेरे ऊपर एलिस्ट करके मेरे यहाँ प्रीमाइसेस पे सर्च करते हैं, तो मैं आपसे सर जानना चाहूंगा आपकी क्या ओपिनियन है? अगर डिपार्टमेंट ने ऐसा सर्च किया, तो इस केस में रीजंस टू बिलीव है क्या? मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स में सर देखिए, मैंने पहले कहा कि पीपीटी नहीं होता हमारे सामने, हम आपसे पर्सनल इंटरेक्ट करके, क्योंकि देखिए पीपीटी और किताबी बातें सबको पता है, हम अपनी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हम चैट बॉक्स खोल के प्रैक्टिस में अपने, वो हम आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर है नो। यस, आई एम आल्सो इन द ओपिनियन दैट दैट ऑफिसर हैज नो एनी रीजंस टू बिलीव, बिकॉज देखो रीजंस टू बिलीव को समझने के लिए हमें एन नंबर ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है relating to any matter. If the officer has reasons to believe that, it doesn't mean that that officer is merely an information. किसी ऑफिसर के पास, किसी प्रॉपर ऑफिसर के पास, वो हो सकता है जैसे और उसके ऊपर रैंक हो, और उसके पास कोई एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन doesn't mean that he has reasons to believe that the search is required to be conducted in the premises of that chartered accountants. Reasons to believe means that information must be supported with evidences. अगर उस ऑफिसर के पास कुछ ऐसी एविडेंसेस नहीं है, मेरली किसी ने कह दिया, और इस केस में कहे तो सर वो भी नहीं है, क्योंकि वो एक कंसल्टेंट है, कहीं पर भी वो कोई एक डुबियस फर्म बना करके कोई फेक ट्रांजैक्शन रोटेट करने वाले भी नहीं है, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों हस्बैंड वाइफ, और उनकी प्रीमाइसेस पे होता है। तो पहली तो मेरी इसमें ओपिनियन है कि ये जो सर्च कंडक्ट किया गया 67 में, जिस जेसी साहब ने भी सर्च वारंट INS 01 साइन किया, इट इज चैलेंजेबल इन द कोर्ट, because in that situation there is no reasons to believe, or unless or otherwise there is no reasons to believe, the search conducted is bogus. जैसे डिपार्टमेंट एलिस्ट करता है, एक एग्जांपल के तौर पे कहूं कि हमने गुड्स तो एक्चुअल में आपको मंगाया है, somehow due to procedural lapse I am unable to raise my e-invoice, my e-way bill. That is the requirement prescribed under the law, कि आप एक स्पेसिफाइड लिमिट की ट्रांजैक्शन करोगे तो आप ई-इनवॉइसिंग में होंगे। आप अगर 50,000 से ज्यादा के गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कराओगे तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना। आई डू एग्री, इन सम केसेस ई-वे बिल नहीं हो पाया, इट डजंट मीन दैट दैट ट्रांजैक्शन इज अ बोगस ट्रांजैक्शन, इट मे बी merely a lapse of some compliances error, लेकिन उसके आधार पे डिपार्टमेंट क्या एलिस्ट करता है, इट इज अ बोगस ट्रांजैक्शन, यू हैव क्लेम्ड अ फेक ITC. The same counter in that situation also against department. In my opinion, whatever the search conducted by department is a bogus search. एक malified intention के साथ किसी को हरास करने के लिए किया गया है. There is no any reasons to believe. और reasons to believe के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, एक बहुत wider term है सर. Merely information is, मैं कह रहा हूं कि किसी को पता है कि ऐसा हुआ है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कह देने से सर्च कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। उस इंफॉर्मेशन से पर्टेनिंग डिपार्टमेंट के पास
एविडेंसेस भी अवेलेबल होना चाहिए, और जब तक वो एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप जो सर्च कंडक्ट कर रहे हो वो सर्च आपका प्रॉपर सर्च नहीं माना जाएगा। तो अगर मैं लाइन को अगर पढ़ूं आपके कि जो 67 कहता है वो क्या कहता है, इट इज वेरी सिंपली स्टेट्स दैट फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग द ज्वाइंट कमिश्नर और एनी सुपीरियर ऑफिसर ऑथोराइज इन द फॉर्म जीएसटी INS 01 जो कि हमने आपको बताया should have reasons to believe, the most important word is here, reasons to believe that the assessee has done any one of the following. Number one, suppressed any transaction of supply or goods or services both. Number two, suppressed supply information relating to stock in hand. Third, claimed excess ITC or has contravened any of the statutory provisions of this act or rules thereunder and kept goods which have escaped payment of tax or in such manner as likely to cause evasion. सभी के केसेस में हमने कहा, ये जितने भी हमने 5 सिचुएशन आपके सामने रखा, इन ऑल 5 सिचुएशंस द जेसी और द एबव ऑफिसर इज इन रीजंस टू बिलीव। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, रीजंस टू बिलीव। लाइकवाइज हमने कहा कंडीशन कि किसी असेसी ने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया। अब मेयरली एक्सेस आईटीसी क्लेम डजंट मीन दैट कि उसके यहां सर्च करना जरूरी है। भाई एक आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, मैंने कहा कि 3B मैंने फाइल किया, इट मे पॉसिबल कि हमारे आर्टिकल के द्वारा 3B में 1000 की जगह 10,000 डाल दिया गया, 10,000 की जगह 1 लाख डाल दिया गया, 1 लाख की जगह 1 करोड़, एज द केस में भी। इस सिचुएशन में भी आप देखिए तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमारा एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड है और ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पता चलता है। फिर से मेरा वही सवाल, क्या इस इंफॉर्मेशन के आधार पे डिपार्टमेंट सर्च कंडक्ट कर सकता है क्या? द आंसर इज बिग नो, बिकॉज इट इज मेयरली एन इंफॉर्मेशन। अगर 1 लाख की जगह 1 करोड़ की आईटीसी या 10 लाख की आईटीसी क्लेम किया गया है और उस क्लेम करने का इंटेंशन मालाफाइड है और उसका एविडेंसेस, सपोर्टिंग एविडेंस डिपार्टमेंट के पास है, तो हाँ, इस स्थिति में डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो उस प्रीमाइसेस पे सर्च कर सकता है। लेकिन अगर वो एविडेंस नहीं है, मेयरली इंफॉर्मेशन है, द डिपार्टमेंट कैन नॉट डू सो। डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता। सो मैं बार बार कह रहा हूं सर, सर्च की जब भी बात करें तो हम पूरी जो 5 कंडीशन से उस पर फोकस होने के पहले मुझे ये देखना पड़ेगा क्या रीजंस टू बिलीव, जिस बात को लेकर के ऑफिसर ने सर्च वारंट साइन किया है, सर्च कंडक्ट करा रहा है, क्या उसके पास रीजंस टू बिलीव है? अगर रीजंस टू बिलीव है तो यस, द सर्च इज जेन्युइन सर्च और प्रॉपर सर्च। और अगर ऐसा नहीं है, इट मींस दैट द सर्च कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट इज bogus. I use the word bogus or ungenuine, improper search. Or if it is improper search, so whatever the outcome of that search, definitely it will be totally bogus. Why I'm saying so? अभी कुछ दिनों पहले एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी, अगर सभी लोग आप जानते होंगे, कैनन इंडिया का। रिस्पॉन्ड करेंगे सर, कैनन इंडिया की जजमेंट से आप अवेयर हैं? Anyone, any participants who have any ideas about कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है? ऑल्दो ये हमारा जीएसटी से पर्टेनिंग जजमेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको रिलेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सभी जगह अप्लाई होगा। सुनिए, उसको मैं ब्रीफ में आपको समझा रहा हूं कि उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और कैसे एसएससी के फेवर में वो जजमेंट आया। सर, हम जब कोई आइटम्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लेविड होता है। अब कस्टम ड्यूटी में एक प्रोविजन है, पहले से ही चला रहा है, कि अगर कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आइटम, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डेबल आइटम्स आप इंपोर्ट करते हैं जिसकी कैपेसिटी है 30 मिनट्स तक की रिकॉर्डिंग करने की, आई एम यूजिंग द वर्ड 30 मिनट्स और एबव, द कस्टम ड्यूटी विल बी लेविड ओवर इट। तो आपको उस पर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अब कैनन इंडिया, सोनी, सभी इस तरह की जो कंपनियां हैं जो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, सभी लोग इसको इंपोर्ट करते हैं और ये करीब 10,000 करोड़ की इस पे ड्यूटी डिपार्टमेंट ने जो है, डीआरआई ने इस पे कैलकुलेट किया था कंसोलिडेटली। अब जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया वो इस आधार पे लगाया गया कि चूंकि आपने एक स्पाईवेयर डेवलप किया, एक एडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही 29 मिनट्स 59 सेकेंड्स होता था, ऑटो स्टॉप हो जाता था और फिर से वो री रिकॉर्डिंग हो जाता था। तो डिपार्टमेंट ने एलिज किया कि आपका इंटेंशन हमारे लॉ को क्या करना है,
मिस इंटरप्रिटेट करके मालाफाइड इंटेंशन से आप इस हमारे कस्टम ड्यूटी की चोरी कर रहे हो। ये करते करते मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे गया। सुप्रीम कोर्ट में जो मेन मैटर था उस पर डिस्कशन ही नहीं हुआ। डिस्कशन किस बात पे हुई? पीओ, प्रॉपर ऑफिसर, एंड द यूजिंग द वर्ड हियर, द प्रॉपर ऑफिसर। इससे मैं इसी पे आ रहा हूं जैसे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जजमेंट हमारे सर्च में भी यूज होंगे। रीअसेसमेंट का पावर कस्टम में या किसी एक्ट में कहें तो द प्रॉपर ऑफिसर को है, यानी उस असेसी का जो पिछले किसी ऑफिसर ने, जो उसका जुरिडिक्शनल ऑफिसर होगा, उसने उनकी असेसमेंट कर रखा है। तो जो रीअसेसमेंट की पावर है क्या डीआरआई को है? इसी आधार पे इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, द प्रॉपर ऑफिसर मींस ये वही ऑफिसर है जो उसका जुरिडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर है, और जुरिडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर को ही पावर है उसको रीअसेस करने का, एंड द डीआरआई इज नॉट हियर प्रॉपर ऑफिसर। और वो 10,000 की पूरी डिमांड क्वेश्च हो गई। यानी इस आधार पे, यानी कि जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर नहीं है, क्या वो हमें क्या सर्च वारंट दे सकता है क्या? अब इस जजमेंट से मैं इसको रिलेट करूं, कई बार आप देखते हैं, आप लेटेस्ट बैठे हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में, हल्द्वानी में, और आपके पास डीजीजीआई दिल्ली पहुंच जाती है। क्या दिल्ली के डीजीजीआई को राइट है आपके प्रीमाइसेस पे सर्च करने का? क्या वो आपका प्रॉपर ऑफिसर है? रीजंस टू बिलीव हमने डिस्कस कर लिया। तो ये कैनन इंडिया से आपको समझना होगा कि क्या जिस केस में आपको सर्च वारंट करने का है, वो प्रॉपर ऑफिसर ने साइन किया है कि नहीं किया है। अगेन मैंने पहली आपको चीज कहा जो चैलेंज करने का, रीजंस टू बिलीव। मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजंस टू बिलीव नहीं होता और सर्च होता है, उस आधार पे आपकी सर्च क्वेस्ट हो जाएगी। नंबर 2 हमने कहा कि जो सर्च वारंट साइन किया गया है, क्या वो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा साइंड है? प्रॉपर ऑफिसर सर कैसे पहचानेंगे? फिर से समझिए सर, प्रॉपर ऑफिसर के लिए हमें जुरिडिक्शन को समझना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि हल्द्वानी के किसी प्रीमाइसेस पे सर्च कंडक्ट करना है, तो डेफिनेटली हल्द्वानी के उस जुरिडिक्शन का, स्टेट का या सेंटर का, चूंकि सेक्शन 6 जो है वो इंपावर्ड करता है दोनों को, स्टेट भी सेंटर की कर सकता है एसएससी को, और सेंटर भी स्टेट के एसएससी को कर सकता है। यानी जो भी उसका जुरिडिक्शनल ऑफिसर होगा, जो जेसी या उससे ऊपर रैंक का होगा, उसके द्वारा वो साइंड होना चाहिए सर्च वारंट। यानी अगर दिल्ली की मैं बात करूं, अगर दिल्ली की कोई एंटी एविजन, इवन मैं डीजीजीआई की भी बात करूं, तो डीजीजीआई जब वहां पे सर्च, हेडक्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हेडक्वार्टर के पास उनको राइट होता है पैन इंडिया करने का, लेकिन अगर जोनल यूनिट जा रही है तो या तो वो परमिशन लेंगे, या आपके जो जुरिडिक्शनल ऑफिसर होगा वही आपका प्रॉपर ऑफिसर होगा, और उसी प्रॉपर ऑफिसर को वो राइट है कि वो सर्च वारंट साइन कर सकता है। अगर उसको छोड़ करके किसी ऑफिसर ने उसको साइन किया है, देन वंस अगेन आई एम सेइंग INS 01 इज इनवैलिड, द सर्च कंडक्टेड इज नॉट प्रॉपर, इट इज इलेजिटिमेट सर्च इन द आईज ऑफ लॉ। नेक्स्ट, जब मैं प्रॉपर ऑफिसर की बात करूं तो सर मैं थोड़ा सा इस पे सेक्शन 70 भी आपसे डिस्कस कर लूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इस सेक्शन 70 से पीड़ित है। आई एम यूजिंग द वर्ड पीड़ित, दोहन किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, एक्सटॉर्शन हो रहा है। सर सेक्शन 70 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, फिर से मैं प्रॉपर ऑफिसर से ही रिलेट करके कर रहा हूं, उसी कैनन इंडिया से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें जजमेंट है कि जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर ही हमेशा आपको समन कर सकता है। लाइकवाइज हमने कहा किसी प्रीमाइसेस पे, हल्द्वानी के किसी प्रीमाइसेस पे सर्च हुआ, जेसी ने क्या किया, सर्च वारंट INS 01 साइन करके दे दिया, उनके जो जूनियर्स हैं उस पे सर्च कंडक्ट किया। जब सर्च कंडक्ट होंगे तो उसमें एक प्रॉपर ऑफिसर होगा जो आपका SIO के नाम से, सुपरिटेंडेंट लेवल के वो ऑफिसर होते हैं। SIO जो होगा वो उसका प्रॉपर ऑफिसर होगा। नॉर्मली आप 99 के 100% केसेस में देखेंगे जो सुपरिटेंडेंट होता है वो आपके उस सर्च का प्रॉपर ऑफिसर बन जाता है। अब मैंने कहा सर्च हो गया जी, ठीक है, पहला कंडीशन की रीजंस टू बिलीव, हम ये मान लेते हैं हाइपोथेटिकली रीजंस टू बिलीव था। प्रॉपर ऑफिसर, हाँ जी, वो जेसी हमारा प्रॉपर ऑफिसर था, उन्होंने INS 01 साइन करके दिया था और सर्च कंडक्ट हुआ। अब जैसे ही जब सर्च कंडक्ट हुआ तो वो जितने भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मिले, वहां पे एट ए टाइम कुछ आपके स्टेटमेंट भी किसी व्यक्ति का लेना, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वो डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट लेकर के अपने ऑफिस पहुंचे। हमने कहा उस पूरी सर्च का जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सुपरिटेंडेंट मिस्टर एक्स है, सुपरिटेंडेंट मिस्टर एक्स है,
और उसका असिस्टेंट कमिश्नर, या अगर डीजीजीआई और डीजी के मैटर में कहे तो एडी बोलते हैं, और डीडी होगा। एसआईओ और सुपरिटेंडेंट प्रॉपर ऑफिसर है, अगर वही डायरेक्टर जनरल में बात करें तो एडी और डीडी हो जाते हैं, और हम नॉर्मल कमिश्नरेट में कहते हैं तो एसी डीसी होते हैं। अब सुपरिटेंडेंट आपका प्रॉपर ऑफिसर है, और जब ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां से समन जो जारी कर दिया गया वो किसके द्वारा? एसी के द्वारा या एडी के द्वारा। वंस अगेन आई एम सेइंग द समन इज इलीगल, इट मे बी क्वेस्ट, इट मे बी चैलेंजेबल, क्योंकि समन करने का राइट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर को है। तो जो आपके उस सर्च कंडक्ट करने में जो प्रॉपर ऑफिसर आए वही आपको समन कर सकता है। अगर उसका प्रॉपर ऑफिसर उसका सुपरिटेंडेंट है तो कभी एसी नहीं। और मैंने इन नंबर ऑफ समन देखा है जिसमें पहली बार जो समन किया वो एसआईओ ने किया और अगली बार की समन में एसी के साइन से आ गया। सर ऐसा कभी नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ है इट मींस इट इज इलीगल। जैसे हमने अपने एग्जांपल में कहा, डिपार्टमेंट ने हमारे प्रोसीजरल लैप्स को भी फेक इनवॉइसिंग का नाम दे देता है, क्योंकि कई ऐसी गलतियां हमारे ऐसी होती है जो प्रोसीजरल लैप्स है। तो आप प्रोसीजरल लैप्स की पेनल्टी के लिए कंप्लायंस की पेनल्टी लगाओगे, और आप डायरेक्टली 74 अप्लाई कर देते हो, कहते हो 122 भी इन्वोक कर दूंगा, 69 अरेस्टिंग के भी प्रोविजन लगा दूंगा। इफ देयर इज ए कंप्लायंस एरर, डेफिनेटली द पेनल्टी शुड बी लेविड अंडर द जनरल प्रोविजंस। कंप्लायंस की पेनल्टी होनी चाहिए, और आप इन्वोक करते हो 74 की प्रोविजन में, उसको कहते हो कवर करूंगा, 69 भी लगाऊंगा, 122 भी कवर कर रहा हूं, 132 भी कवर कर रहा हूं। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो मैं भी यहाँ पे कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट भी जब अपना काम कर रहा है तो क्या सेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बीइंग प्रोफेशनली हम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट कई बार इस तरह की गलतियां करता है, और जैसे ऐसे गलती करे आपको सिर्फ उस गलती को पकड़ लेनी है। मान लिया कि हमने हाइपोथेटिकली माना कि वो गलत किया था, वो बात की बात है। जैसे कैनन इंडिया के केस में हमने कहा, अगर उस माला फाइट के इंटेंशन पे उस सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होती, डेफिनेटली डिपार्टमेंट के फेवर में जाता, लेकिन उसकी चोरी साइड हो गई। लड़ाई सिर्फ इस बात को कि क्या आपको राइट है इस केस को ओपन करने का। इस आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ऑनरेबल, कि नहीं, यू डू नॉट हैव राइट टू सूट, और क्वेस्ट होगी पूरी 10,000 की डिमांड। सिमिलरली इन दैट सिचुएशन, अगर आपका प्रॉपर ऑफिसर सुपरिटेंडेंट एक्स है और गलती से वाई ने समन कर दिया, यू कैन चैलेंज दैट समन, और इसके आधार पे आपकी जो भी उस पे प्रोक्यूरमेंट हो रही होगी वो आपकी वहीं रुक जाएगी। नेक्स्ट, एक भूमि एसोसिएट्स का केस है, मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि आज आप देखते हो कि जब सर्च कंडक्ट होते हैं तो सर्च के टाइम पे प्रैक्टिकली, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम पढ़ लेते हैं कि डिपार्टमेंट वाले आएंगे, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपके कंप्यूटर की सर्च करेंगे, आपके अलमीरा सब कुछ सर्च करेंगे, उनको जो कुछ मिलेगा वो लेकर चले जाएंगे। सर यही मकसद उनका नहीं होता है। उनका एक सबसे मेन मकसद, जब आपके यहाँ आते हैं तो आपके यहाँ से टैक्स की रिकवरी करना होता है, और वो आपको प्रेशराइज करते हैं, आपको पूरी तरह से घेराबंदी कर देंगे, आपको बाहर नहीं निकलना है, और कहते हैं कि साहब जी वो उनकी कैलकुलेशन है, वेदर इट इज अ राइट और रॉन्ग ये तो हम बाद में लड़ाई करेंगे। उन्होंने एक्स कोई फिगर आपके लिए निकाल दिया और कहा कि आपने एक्स अमाउंट की डिस्क्रिपेंसीज पाया गया है, पर्टेनिंग टू फेक इनवॉइस, एक्सेस क्रेडिट, किसी भी एन नंबर ऑफ रीजंस पे आपको किसी एक रीजंस पे ब्लेम कर रहे हैं, और वो आपको बैठे कहेंगे आज आपको मिनिमम इतना तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। शायद आप में से सभी बहुत सीनियर्स भी हमारे बीच हैं, कई लोगों के साथ प्रैक्टिकली ऐसा हो गया होगा और हो रहा है इनफैक्ट। सर मैं आपको कहूं, इस पे गुजरात, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, भूमि एसोसिएट्स, आप नोट कर सकते हैं। क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ड्यूरिंग द सर्च पीरियड ऑफ टाइम द डिपार्टमेंट कैन नेवर फोर्स टू डिपॉजिट अ सिंगल रुपी। Once again I'm repeating, डिपार्टमेंट सर्च के दौरान 1 रुपए की 1 पैसे की भी जमा करने की बात कभी नहीं कर सकता, बिकॉज द पर्पज ऑफ सर्च इज नॉट टू रिकवर टैक्स, द इंटेंशन इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, एविडेंसेस विच आर पर्टेनिंग टू दैट केसेस। आप उसको लगता है कि अगर ये नहीं करूंगा तो उससे छेड़छाड़ कर देगा, उसको हटा देगा, तो हम अपनी केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें या कंसर्न पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। तो स्टेटमेंट तो आप डिपार्टमेंट भी बुला के कर सकते थे। यानी सर्च का मकसद टैक्स का कलेक्शन करना नहीं है, आपका डिपार्टमेंट का मकसद है कि आपको ऐसा लगता है, रीजंस टू बिलीव है कि इनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो लगता है कि इंक्रीमेंटिंग और हमारे उस केस में सपोर्टिंग हो सकता है, तो आपका मकसद उस डॉक्यूमेंट्स को, उस इंफॉर्मेशन को
आपको अटैच करना और लेकर आना है। लेकिन मैंने क्या कहा, डिपार्टमेंट क्या करता है, वो तो करता ही करता है, एडिशनली आपको फोर्स करता है कि आप, मैंने कहा कि 10 करोड़ का उसने कहा, और कहा कि भाई साहब आपके तो 10 करोड़ की डिस्क्रिपेंसीज है, और आप अगर नहीं करते हो तो 132 में आप देख लो, 5 करोड़ से ऊपर पे हमारे पे तो अरेस्ट की पावर है, मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ, 69 इन्वोक कर दूंगा और आप फेक इनवॉइसिंग में, और मैं आपको अरेस्टिंग कर लूंगा। मैं फिर से उस अरेस्टिंग की अभी प्रोविजन पे नहीं जा रहा हूँ, 69 पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी 67 पे हूं। सर उनका काम है कहने देना। अगर आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली यहां बोलना बड़ा आसान है, मैंने कहा कि आपके साथ हो गया तो सर क्या करें, वो मानते नहीं है। मैं भूमि एसोसिएट्स चिल्लाते रहे सर, वो तो सुनते ही नहीं। सर जी हाँ, पहली बात आप समझ लिए, फिर आपको करना क्या वो भी मैं समझा रहा हूं। मैंने कहा कि कभी भी सर्च के दौरान डिपार्टमेंट आपसे एक सिंगल रुपी जमा नहीं करा सकता। यह बात आपको याद रखनी है, अपने क्लाइंट को हमेशा गाइड करनी है कि क्लाइंट ने कुछ गलती किया, कुछ इंफॉर्मेशन है, सर्च होने दो, सर्च के दौरान जो डॉक्यूमेंट मिला वो ले जाएंगे। जब भी पैसे जमा करने की पहली बात आपको उसे मना करना है। अब हमने कहा प्रैक्टिकली सर ये मना करना वो मानते नहीं है। आई डू एग्री सर, चलो मैंने जमा करा, क्योंकि उस समय आपको यही लगता है कि उनके प्रेशर से मुझे रिलीज होना है। हमेशा याद रखिए सर, DRC 03 कभी नहीं देंगे 74(5) में। दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूं सर, जिसको नहीं समझ में आए मुझे बता देना, क्योंकि टॉपिक मेरा कुछ और है, तो फिर मैं 74-73 पे भी डिस्कशन लगेगा तो करूंगा, नहीं तो फिर मुझे आगे भी बढ़ना है। मैंने कहा DRC 03 आप कभी भी 74(5) में नहीं देंगे। पहली बार DRC 03 नहीं देंगे। पहले तो आपकी कोशिश क्या होगी, बहुत प्रेशर किए तो आप एक चालान दे दो उनको। चालान मींस दैट वेरी सिंपल, कि आपने कोई एक कैश अमाउंट अपने कैश लेजर में डिपॉजिट किया, जो कल के आप चाहेंगे तो अपने नॉर्मल बिजनेस में भी उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन द मोमेंट यू वॉलंटरली एक्सेप्ट दैट यस आई हैव मेड और क्लेम्ड एनी फेक ITC एंड डिपॉजिटेड द टैक्स अंडर 74(5), फिर तो सर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो मैंने पहली बात कहा आपको जमा नहीं करना। हमने कहा कि चलो जी आपको प्रेशर दे रहे हैं, जमा कराना है, सर आप एक चालान सिंपली दे दो। और जैसे ही आपकी प्रीमाइसेस से वो बाहर गए तो आपको एक और एडिशनल काम करना होगा। जो कुछ भी आपके साथ घटना घटित हुई, जो आपको लगता है कि एज पर लॉ नहीं हुआ, उनकी बिहेवियर, टैक्स का डिपॉजिट, सर आप एक रिट्रैक्शन फाइल कर दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात ये, क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकली कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होता है। स्पीकर आते हैं और थ्योरेटिकली तो बोल जाते हैं, पर प्रैक्टिकल जब केस हैंडल करना होता है उस समय सर ये सारे लॉ की बातें वो सुनने को राजी नहीं होते। वो तो हमें हरास करने लगता है और हमें जमा करना पड़ता है। सर मैं समझ सकता हूँ, दिन रात में ये देख रहा हूं, होता है ऐसा। तो सर आपको भी मैं कह रहा हूं, पहले तो आपको रिएक्ट करना है कि नहीं जमा करना। हमने कहा लास्टली जमा भी करना तो किसमें, नॉर्मल चलान। फिर मैंने कहा उससे भी नहीं माने तो सर DRC 03 भी देना, तो अंडर प्रोटेस्ट देना। DRC 03 में 3 ऑप्शंस होते हैं, 73(5), 74(5) और अदर्स। आप देंगे अदर्स में, और उसके साथ उनको एक लेटर दीजिए कि मैंने जो डिपॉजिट किया अंडर प्रोटेस्ट किया। और जैसे ही आपके प्रीमाइसेस से वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं, रिट्रैक्शन का कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन लॉ में इसको इंटरप्रेटेड सिंपली ऐसे किया जाता है कि जब आपके पास ऐसा पता चला कि आपके साथ गलत हुआ, आप उस मोमेंट पे उसको रिट्रैक्ट कर सकते हो। मींस एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपने जो किया उसको रिट्रैक्ट कर दीजिए। रिट्रैक्शन की फॉर्मेट चाहिए तो सर आपको मैं शेयर कर दूंगा कि रिट्रैक्शन की फॉर्मेट क्या होगा। बहुत सिंपल एक बात कह दूं, कुछ नहीं होता, एक एफिडेविट देना होता है कि जो घटना घटित आपके साथ हुआ जिस पर्टिकुलर डेट के साथ, जैसे हमने कहा 50 लाख रुपए की आपके साथ डिपॉजिट कराया गया, तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट फाइल करके जिस भी जो भी कंसर्न पर्सन है, जैसे हमने कहा प्रोप्राइटरी फर्म है तो प्रोप्राइटर, कोई कंपनी है तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, या जो भी की पर्सन है, हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर अवेलेबल नहीं हो, उसके CEO और CFO अवेलेबल है, तो उनके द्वारा, यानी जिस किसी व्यक्ति के साथ ऐसा घटना हुआ उनके द्वारा एक एफिडेविट दिया जाता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जो कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूं, मुझे तो प्रेशर में ऐसा कहलवाया गया है। आप उसको ले जाकर के डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे। अब सबमिट में भी 2 बातें, सर जब फिजिकली सबमिट करने जाएंगे और ऑफिसर जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है तो प्रैक्टिकली उसको इग्नोर कर देता है, वो आपका डिपॉजिट नहीं लेता है। पहली बात में मैंने कहा 1% चांस ले लिया, वेल एंड गुड, आपने अपनी रिट्रैक्शन फाइल कर दिया, आप फ्री हो गए।
इसका मतलब आपने जो टैक्स जमा किया वॉलंटरी नहीं किया। पहली बात कहा करना नहीं है, हमने कहा करा लिया तो रिट्रैक्शन फाइल कर दो। रिट्रैक्शन पहली कोशिश फिजिकल जमा, हमने कहा फिजिकली नहीं माने, आप उनको कुरियर लगा दो, आप उनको पोस्ट ऑफिस से करके उसकी आप जो पेज लगा उस पे उसको चिपका दो और उनके रजिस्टर्ड मेल पे आप मेल कर दो। और आज के डेट में हर कमिश्नरेट का, हर ऑफिसर का, जो उसके कंसर्न ऑफिसर है, उनका ईमेल आईडी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। दोनों ही माध्यम से आप अपनी रिट्रैक्शन को उन तक पहुंचा दें। जब आप उनको रिट्रैक्ट फाइल करके दे देते हो, इसका मतलब जो भी घटना आपके साथ जो घटित हुई है आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हो। क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं डिपार्टमेंट यहां क्या करता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर एनी लॉ इज ऑलवेज वॉलेंट्री। रिमेंबर दैट लाइन, दिस इज द गोल्डन रूल। अगर आप जीएसटी की प्रैक्टिस, इनकम टैक्स की सर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपको याद रखना है सर, पेमेंट कभी भी कंपल्सरी नहीं होता, ये वॉलेंट्री होता है। ये असेसी की विशेष है कि मैं पेमेंट करूं या ना करूं। नहीं करूंगा तो लॉ के तहत जो उस पर कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। तो डिपार्टमेंट कभी भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो वहां डिपार्टमेंट चाल क्या चलता है सर, हमने तो चूंकि बंद कमरे में तो फोर्स किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और आप जमा करा तो और आपसे साइन क्या करा लेता, वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस। तो यही मैं कह रहा हूं, पहली बात कभी भी वॉलेंट्री एक्सेप्ट नहीं करना सर। हमने कहा जबरदस्ती उस समय करा लिया, द मोमेंट दे गो आपको उसको रिट्रैक्ट करना है सर। तो जैसे ही आपने रिट्रैक्ट किया तो जो कुछ भी उसके साथ घटना घटित हुई वो सभी की सभी घटनाएं क्या होगी, क्वैश्ड हो गया। केस की नाम भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, भूमि एसोसिएट्स। स्पेसिफिकली इस केस में यही हुआ था कि सर्च के दौरान वो जाकर के उनको प्रेशराइज करके जमा कराए। तो कहा भी ऐसे कैसे कर सकते हो आप। और एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रोविजन, जनरल बात मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊं, डिपार्टमेंट वही कर सकता है, यानी डिपार्टमेंटल ऑफिसर वही कर सकते हैं जो कानून में लिखा गया है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द डिपार्टमेंटल ऑफिसर कैन ओनली डू ऑल दोज एक्ट्स व्हिच आर रिटन इन द एक्ट। लाइकवाइज हमने कहा कि एक्ट में लिखा है कि 67 के दौरान कभी भी किसी तरह की कोई टैक्स की पेमेंट की बात नहीं होती, यानी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। तो हमने कहा वो चाल क्या करा, कह रहा मैंने नहीं करा सर, ये तो असेसी ने वॉलंटरी किया। तो ऑफिसर कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो एक्ट के बियॉन्ड है। और असेसी और हमारे पे क्या है, हम हर कुछ कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते जो कानून में मना किया गया है। सर दोनों के शब्दों में ना बहुत अंतर है, और यही हमारी प्रैक्टिस की स्कोप को आगे बढ़ाता है और केस को हम लिटिगेटिव में ले जाते हैं। इसी माइंडसेट के साथ पहला, ऑफिसर को हमेशा याद रखना है कि आप वही कर सकते हो जो कानून में लिखा गया। हमने कहा 67 को लेकर के, सर्च को लेकर के एक सीबीआईसी की गाइडलाइंस है। लाइकवाइज अगर आप किसी के घर में सर्च कर रहे हो तो देयर मस्ट बी अ फीमेल ऑफिसर। अगर फीमेल ऑफिसर नहीं है सर, आप उस सर्च को चैलेंज कर सकते हो, आप उन पे हरासमेंट की केस भी इवन लगा सकते हो। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, पर हाँ देयर इज गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीआईसी फॉर देयर ऑफिसर्स, यानी उनको उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। लेकिन बीइंग एसएससी मेरे पे क्या होता है, मुझे वो चीज नहीं करना जो कानून में मना किया गया, अदरवाइज मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ऑफिसर क्या करेगा, वो वही करेगा जो कानून में कहने को कहा गया है। तो कहने को कहने के लिए यानी लॉ में जो बात लिखी गई है, तो 67 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि ऑफिसर सर्च के दौरान किसी एक सिंगल रुपीज की टैक्स की कलेक्शन कर सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोविजन ऑफ 67 इज दैट यू नेवर डिपॉजिट अ सिंगल रुपीज अंडर सर्च पीरियड। आई थिंक इस पॉइंट पे अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप आस्क कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको फिर आगे बढ़ाऊं। Any more query, dear participants? पंकज सर, सर अगर मेरा एक क्वेरी है, हाँ मेरा एक क्वेरी है सर। जी अच्छा सर, अगर हम लोग जो आपका कहना है कि सर हम इसे रिट्रैक्ट करेंगे और रिट्रैक्ट करने के बाद अगर वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, वैसे ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम इसे मेल में डाल दें, तो ठीक है क्या हम सर्च ऑर्डर का वेट करेंगे सर, या फिर फर्दर अपील जब बाद में करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड बनेगा? हाँ सर, सर्च ऑर्डर नहीं, सर्च जैसे ही होता वहां पे पंचनामा मिलता आपको। हाँ 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 भी एक और इंपॉर्टेंट सर, कई बार वो पंचनामा अपने साथ लेके चले जाते हैं। जी पंचनामा की पंचनामा आपका है, आपका असेट है वर्ड में यूज कर रहा हूं, यानी आपको हर हाल में पंचनामा उसको देना है। कई बार ऐसा होता है कि वो पंचनामा आपको हैंड ओवर ही नहीं करते, नहीं करते। साइन करा लेते हैं
और क्या कर देते हैं अपने आले, और अपने से भी कई बार वो कुछ चीजें जो वहां नहीं थी वो बाद में डालते हैं। सर जी यही जी जी सर ज्ञान तो किताब में लिखा हुआ है, जी प्रैक्टिकली टिप्स चाहिए जी कि उन्हें हम फाइट करें। जी उनकी मैं बार बार मैंने एग्जांपल इस चीज पे किया था कि सर वो हमारी एक छोटी सी गलती कंप्लायंस एरर को फेक का एलिगेशन लगाते हैं। तो सर जी हम लॉ ने राइट दिया कि आपको लॉ सेट ऑफ प्रिस्क्राइब से उस पे चलना है। अगर सेट ऑफ लॉज से आप बाहर जाएंगे देन आई हैव राइट टू चैलेंज इट। संविधान डेफिनेटली के लिए बराबर है, और संविधान ये कानून बना है, तो उस कानून में जो बातें लिखी गई है उस कानून के बाहर जाके आप नहीं कर सकते हैं। तो सर अपनी बात, सर्च में कोई ऑर्डर नहीं होता, पंचनामा, आपको पंचनामा फाइनल उस सर्च की जो कंक्लूजन होगा, जो सोकोज और ऑर्डर आएगा, तो इट टेक्स वेरी टाइम। अगर वो फेक साल टाइम लगते हैं सर। जी जी ये जी तो इन बिटवीन ही 1-2 महीने में इतने प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं और आपसे टैक्स जमा करा लेते हैं। करवा लेते हैं जी। लेकिन जैसे सर्च कंडक्ट हुआ, आपके हाथ में हर हाल में पहली बात पंचनामा मिलनी चाहिए। उस पंच के आधार पे उस सर्च की जो INS 01 दिखा, उसके आधार पे जो कुछ भी घटित हुई है, जो आप से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैंने कहा कोई सर्च कंडक्ट हुआ और उसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाला मांगता है, डेफिनेटली आपको जी इंपॉर्टेंट बात और है, दें तो उसमें मेंशन कराएं। कई बार ये होता है कि आपसे वो डॉक्यूमेंट तो ले लिया गया, लेकिन उस पंचनामा के लिस्ट में जो एनेक्सर बनता है, एनेक्सर के लिस्ट में मेंशन ही नहीं है। फिर यहां पर आपको उस पंचनामा को सर ध्यान से पढ़ना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किया, वो एनेक्सर में पूरी लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट को आप प्रॉपरली पढ़ें। कोई भी ऐसी चीज जो लगता है कि डिपार्टमेंट ने आपसे ये भी लिया है और वो आपको मेंशन नहीं है, तो आप उसको एतराज जाहिर कर सकते हैं। आप मेंशन कराएंगे, और जब मेंशन कराएंगे तभी आप उनको हैंडओवर करेंगे एक कॉपी, और एक कॉपी आपको मिलेगा। और जैसे ही वो बाहर गए सर, आप अगली मोमेंट ही उसकी रिट्रैक्शन फाइल कर दीजिए। क्लियर है पंकज सर? जी सर जी सर। नहीं करना है, वो जैसे कंप्लीट हुआ वैसे ही आप उससे रिट्रैक्ट कर दीजिए। वहां पे पंचनामा मिलता है। अच्छा सर, अगर अगर हम इसमें कुछ टैक्स वगैरह चालान से जमा कराते हैं तो वो हमारा कुछ मोमेंट बाद रिफ्लेक्ट करता है पोर्टल पे, तो क्या वो तो ऐसे कैश लेजर में दिखेगा सर। तो वो यूटिलाइजेबल तो होता नहीं है, या उसे भी एसएससी सर आप यूज कर सकते हैं। मैंने कहा जब चालान जमा करते हैं तो चालान कुछ नहीं हुआ, आपके कैश लेजर में पड़ा है। जब कैसे तक देना पड़ा है? जी आरसी से सेट ऑफ नहीं करते हैं या जी डिपॉजिट को ब्लॉक नहीं करता है, तब तक जी वो आपका है। तब ठीक है तक वो आपका है। जी मैं उसको भी चैलेंज कर सकते हो जी कि हम तो ये चालान भी जमा कराया गया, वो गलत करा। जी हमने ये किया, पहली बात नहीं करना। जी दूसरी करना तो चालान। तीसरी extreme, तो सर अदर्स करेंगे और अंडर प्रोटेस्ट करेंगे। अंदर प्रोटेस्ट करेंगे जी मैंने एक्सट्रीम से एक्सट्रीम अब मान लेते हैं लास्ट, सर वो तो कह रहे नहीं जी 74/5 ही करो। जी मतलब गवर्नमेंट पे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, इतनी हरासमेंट हो गई तो सर कर दो। अब करना तो पड़ेगा। थ्योरेटिकली मैं आपको मना तो कर रहा हूं नहीं करना, नहीं करना, पर करना पड़ेगा। पर रिट्रैक्ट जरूर कर दो उसको। जी सर इज इट क्लियर सर? जी सर जी सर जी सर आगे बढ़ने की इजाजत है सर? जी सर, प्लीज प्लीज सर। चलिए सर, तो सर्च में हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 बातें हमने अभी तक डिस्कस किया। रीजंस टू बिलीव होना चाहिए, दूसरी क्या जो समन कर रहा है वो मेरा प्रॉपर ऑफिसर है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर्च के दौरान सर कभी भी डिपार्टमेंट पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता। अब हम जरा बढ़ते हैं सर अरेस्ट प्रोविजन की तरफ। जीएसटी में आपने देखा होगा, इसके पहले भी बहुत सारे हमारे सीनियर्स लोग, हम सभी भी देखते थे, लर्न करते थे, सीखते थे, और इस तरह की कभी अरेस्टिंग नहीं सुना था। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अरेस्टिंग की बात कभी इनडायरेक्ट टैक्स में सुनने को मिलता था। लेकिन अगर मैं पिछले 3 साल की सर इतिहास को देखूं जीएसटी की, एन नंबर्स ऑफ अरेस्टिंग असेसिस के हुए, एन नंबर ऑफ अरेस्टिंग जो हुए प्रोफेशनल्स के हुए, और अदर पर्सन के हुए। अब एक 3 कैटेगरी में हमने सर बांटा। नंबर 1 रजिस्टर्ड पर्सन, नंबर 2 कोई प्रोफेशनल, और नंबर 3 को हमने अदर पर्सन भी एक रख लिया। अदर पर्सन मींस लाइक कोई अकाउंटेंट हो गया, कोई उसका ड्राइवर, प्यून, इस तरह की भी व्यक्तियों की भी अरेस्टिंग। अरेस्टिंग से भी थोड़ा प्रोविजंस में जरा पेनल्टी भी इसमें ऐड कर देता हूं, फिर अरेस्टिंग पे आ जाता हूं। दोनों को साथ साथ हम लेके चलते हैं। सर जब हम पेनल्टी की बात करते हैं सर, सेक्शन 122 है,
122, जब भी इस तरह की जब प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है तो सबसे पहले पेनाल्टी उस पर लेविड होगा। जब पेनलाइज किया जाएगा तो फिर उसपे डिपार्टमेंट कहता है पेनाल्टी तो सेपरेट है, इस पे प्रोसिक्यूशन भी होगा, यानी अरेस्टिंग यानी 132 भी अप्लाई होगा और 69 से उनको पावर मिलता है। अब सर 122 को अगर हम ध्यान से पढ़े तो वहां 3, मैं शुरू पे आ रहा हूं, 122(1), 122 और 122(3). सर 122(1) किसकी बात करता है? ये 122(1) बात करता है कि कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल पर्सन है या रजिस्टर्ड पर्सन है। आई थिंक दोनों के वर्ड आप क्लियर होंगे, या तो वो टैक्सेबल पर्सन होगा या वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। फिर हमने कहा इन दोनों को छोड़ दें तो अदर की जो कैटेगरी आती थी वो आती थी 122(3) में, और वो ये कहता था कि जो रजिस्टर्ड भी नहीं हो, टैक्सेबल भी नहीं है, हम उनको अदर में कवर्ड करते हैं, हम उनको अदर में कवर्ड करते हैं और उनको अदर प्रोविजंस में हम पेनलाइज करेंगे। सर तो क्या अदर प्रोविजंस में पेनलाइज करने की अमाउंट क्या है? हम सबसे पहले अदर्स से शुरू करते हैं। सर अदर्स की जो मैक्सिमम पेनाल्टी है वो 25,000 रुपए की है। अब एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में इस प्रोविजंस को इंसर्ट करता हूं। एक कोई मास्टरमाइंड एम है, देयर इज अ मास्टरमाइंड एम, जिसको हम डिपार्टमेंटल लैंग्वेज में किंगपिन भी बोलते हैं। एक कोई किंगपिन है, मास्टरमाइंड है एम, उसके दो सहयोगी करता है, मदद करता है ए बी। ए और बी हो सकते हैं कि उसके अकाउंटेंट हो, ए और बी हो सकते हैं उसका कोई नोन व्यक्ति हो, ड्राइवर हो, प्यून हो, और सी को यहां पे एक प्रोफेशनल है लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी प्रोफेशनल। उस मास्टरमाइंड एम ने एक्स फर्म से कोई सप्लाई दिलाया वाई को। मास्टरमाइंड एम ने कोई ट्रांजेक्शंस रोटेट कराया, किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई के बीच में जो रोटेशन करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? किंगपिन एम था, और उसके दो सहयोगकर्ता कौन? ए बी। अब एक्स वाई में डायरेक्टली भी करा सकता है या उस ए बी के नाम पे उसने दो फर्में बना लिया, ए बी एसोसिएट्स एंड बी ए एसोसिएट्स। एक्स को कहा कि यार तुम मुझे सप्लाई दे दो और मैं इस सप्लाई को फिर वाई को दूं। एक्स मेड अ सप्लाई टू ए बी एंड बी ए एसोसिएट्स which is organized or originated by mastermind M, kingpin M, with the aid of their colleagues A and B. और A B ने क्या किया? उस Y को सप्लाई दे दिया। अब सर ध्यान से समझना इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे इकोसिस्टम को। X की कुछ सप्लाई कैश में होते थे, जो कैश की सप्लाई थी X ने किसको दे दिया? ए बी एसोसिएट्स और बी एसोसिएट्स को। और ए बी और बी एसोसिएट्स ने सप्लाई किसको दे दिया? वाई को। डिपार्टमेंट का इस पे एलिगेशन ये आया कि ए बी और बी एसोसिएट्स जो क्रिएट किया गया है, इट इज मेयरली अ बुक एंट्री फॉर्म, बोगस फॉर्म, नॉन एग्जिस्टेंट फॉर्म। देयर इज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल बिजनेस ऑफ द एंटिटी। उस एंटिटी का एक्चुअल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अब चलो जी, क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ए बी और बी ए कौन से हैं? एक्चुअल में बिजनेस नहीं करते हैं। उन्होंने तो एक्स वाई से कागजों में क्या लिया? इनपुट लिया, और उस इनपुट को किसको पास ऑन कर दिया? वाई को। अब हमने कहा कि उसकी इस एलिगेशन पे डिपार्टमेंट पहुंचता है एम पर। एम कौन है बेट? यहां पे एक किंगपिन है, मास्टरमाइंड है, अनरजिस्टर्ड है। शब्दों को ध्यान से समझिए, तो पेनाल्टी और इस पे अरेस्टिंग की भी प्रोविजन सर आपको समझ आएंगे। और ए और बी कौन है? वो रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि उनके नाम पे फर्म की रजिस्ट्रेशन हुई है। अब मैं आपसे कहूं कि चलिए हाइपोथेटिकली मानते हैं कि यस, whatever the ecosystem developed by Kingpin M is only to evade tax, क्या यहां पर एम मास्टरमाइंड का पेनाल्टी 25,000 से ज्यादा हो सकता है क्या? मैं अरेस्टिंग की प्रोविजन पे नहीं आ, सिर्फ पेनाल्टी की प्रोविजन पे यस और नो में मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। Chair member, once again I request to respond you
हमने जो अपना एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमने अभी समझाया कि जो मैक्सिमम पेनाल्टी अदर पर्सन के लिए है वो कितना, 25,000। अभी मैं उसमें आऊंगा कि पार्टिकुलर डेट से वो चेंज हो गया है, लेकिन हम प्रीवियस लॉ पे जा रहे हैं, 31 दिसंबर 2020 तक की बात कर रहे हैं हम। तो एम पर मैक्सिमम पेनाल्टी सर कितना होगी, 25,000, यस और नो? पंकज सर, आई थिंक कि पार्टिसिपेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग। सर ये अनम्यूट कर सकते हैं ना सब लोग? हाँ कर सकते हैं, आई थिंक। रिक्वेस्ट करता हूँ मेंबर से, प्लीज पार्टिसिपेट। देखिए मैंने पहले कहा कि आप जितना रिस्पॉन्ड करेंगे उतना इंटरेस्टिंग होगा। वर्चुअल जरूर है, लेकिन हम इसको पूरी कोशिश करें कि इस क्लास को लाइव की तरह हम ले। तो इसमें आप चैट बॉक्स को यूज करें अपना रिस्पॉन्ड करने के लिए, दैट विल बी बेटर आई थिंक। We got one reply from Santosh ji. Yes. चैट बॉक्स को हम यूज करें, चैट बॉक्स को। हाँ चैट बॉक्स में सर करें तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ चैट बॉक्स को, क्योंकि आंसर इज यस। आई सब थिंक लोग एक साथ मैक्सिमम बोलने लोग आंसर लगेंगे, करेंगे तो सर ज्यादा अच्छा सब होगा। लोग एक साथ बोलने लगेंगे, थोड़ी दिक्कत रहेगी। बेटर है चैट बॉक्स यूज करें और उसको हाँ जी तिवारी जी जी देखते जी, रहे। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा। मैंने कहा कि अगर 31 दिसंबर, डेट याद रखेंगे सर, बहुत सारे आपके पुराने केसेस चल रहे हैं, उसमें ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट मैक्सिमम पेनाल्टी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन पे, हमारे एग्जांपल में देखिए मास्टरमाइंड एम था, हमने माना उसने पूरा इकोसिस्टम को डेवलप किया, मैक्सिमम पेनाल्टी क्या हो सकती है, 25,000 सर, फर्स्ट टाइम के केस में, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर याद रखिए सर, एक अमेंडमेंट आ गया फाइनेंस बिल 2020 में, यानी 1 जनवरी 2021 से एक सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया 122(1) कैपिटल ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझेंगे आप सर। 122(1) कैपिटल ए क्या कहता है? कहता है इफ एनी पर्सन, आई एम द अंडरलाइन द वर्ड एनी पर्सन। अभी तक हमने जो पहले एग्जांपल में समझाया उसको क्या क्या, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए तो टैक्स अमाउंट के बराबर पेनाल्टी हो सकता है। जो यहाँ पे मास्टरमाइंड है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और अनरजिस्टर्ड के केस में 31 दिसंबर तक 25,000 से ज्यादा पेनाल्टी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही इंसर्ट कर दिया गया 122(1) कैपिटल ए, वहां कहता है कोई भी पर्सन, एनी पर्सन ऑन हुज इंस्टांस दिस ट्रांजेक्शन इज इनिशिएटेड और रिसीव एनी बेनिफिट्स फ्रॉम दैट ट्रांजेक्शन। यानी अब देखो उस पूरे इकोसिस्टम में जो वो कमीशन, जो वो पैसे अर्न कर रहा है, वो कौन कर रहा है, मास्टरमाइंड एम कर रहा है। अब वो मास्टरमाइंड एम किस में कवर्ड हो गया, 122(1) कैपिटल ए में कवर्ड हो गया। यानी अब उसके ऊपर पेनाल्टी 25,000 नहीं, कितना, इक्विवेलेंट टू टैक्स अमाउंट होगा। पर एक इंपॉर्टेंट बात और नोट करेंगे सर आप लोग, चूंकि ये पेनाल्टी नेचर की अमेंडमेंट है, and the penalty nature amendment can never be amended retrospectively। किसी भी पेनाल्टी नेचर के अमेंडमेंट को किसी भी लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये निकला, मीनिंग देयर बाय, कि कोई भी अगर इंसिडेंस 1 जुलाई 17 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक है, तो किसी भी हालात पे उस पे ट्रांजैक्शन अमाउंट, सॉरी टैक्स अमाउंट के बराबर पेनाल्टी नहीं हो सकता। यानी 122(1) एप्लीकेबल नहीं हो सकता, वो 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगा एंड ऑनवर्ड्स, मींस एज ऑन डेट में होगा तो सर आपकी वो पेनाल्टी कितना हो सकता है, टैक्स अमाउंट के बराबर हो सकता है। एक इनकम टैक्स की प्रोविजन है, एक लाइन में बोल करके मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। इसका एक रिपरकेशन ये होगा, 271 AAD आपने सुना होगा सर। 271 AD इनकम टैक्स का सेक्शन है, वो कहता है कि अगर कोई डुबियस ट्रांजैक्शन नेचर की है तो यहां पर आपकी जो पेनाल्टी की अमाउंट है वो इक्विवेलेंट टू ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा। मीनिंग देयर बाय, अगर 1 करोड़ का आपने ट्रांजैक्शन किया, 12% का उस पे आइटम था, तो अब तो क्या होगा, 12 लाख का आईटीसी। तो जीएसटी के अंदर मैक्सिमम पेनाल्टी 122(1) पे आज के डेट में कितना हो सकता है, 12 लाख। लेकिन इनकम टैक्स में अगर मैं उस रजिस्टर्ड पर्सन जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया, उसमें मैक्सिमम पेनाल्टी कितनी हो सकती है, इक्वल टू ट्रांजैक्शन अमाउंट, यानी 1 करोड़ तक का हो सकता है। और ये सेम बात मिडिलमैन पर भी अप्लाई होता है 271 AAD 2 में। ये इनकम टैक्स का है, मैं फिर उससे वापस जीएसटी पे आता हूं। यानी कि पेनाल्टी के लिए आपको एक डेडलाइन याद रखना है सर, कि अगर 1 जनवरी 21 के बाद अगर कोई हुई तो वहां पर तो आपके ऊपर पेनलाइज किया जा सकता है, कितने के बराबर, टैक्स अमाउंट के बराबर।
लेकिन उसके पहले है तो 25,000। एक और सेक्शन में आपसे डिस्कस यहाँ, चूंकि इसी से रिलेटेड है तो मैं उसको भी डिस्कस कर ले रहा हूं, और प्रैक्टिकली हम आप सब पे ही अप्लाई भी होता है। सर, अकाउंट अटैचमेंट की प्रॉब्लम आप सभी के साथ काफी हुए होंगे और सब लोग शायद इससे परेशान भी है। अब इसी केस में हमने एक बात चार्टर्ड अकाउंटेंट सी की बात करी थी। अब किसी भी तरह से डिपार्टमेंट की नजरों में चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ने क्या किया था, उस एबी एसोसिएट्स और बी एसोसिएट्स का जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कराया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मास्टरमाइंड एम के द्वारा जो फर्में क्रिएट की गई थी, एबी एसोसिएट्स एंड बी एसोसिएट्स, उनके जो कलीग्स थे ए और बी, उनकी रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया गया? एक प्रोफेशनल के द्वारा किया गया, सी के द्वारा। वो कोई एडवोकेट हो सकते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी प्रोफेशनल्स। क्या सर सी पर भी ये प्रोविजन अप्लाई होता है? यस और नो? क्योंकि प्रैक्टिकली कई इस तरह के समन्स भी कई प्रोफेशनल्स को आ चुके हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन सर? हमने कहा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी कंपनी सेक्रेटरी, किसी एडवोकेट, कोई भी प्रोफेशनल ने उन फर्मों की मेयरली रजिस्ट्रेशन कराया, तो क्या वो भी इसमें कवर्ड होगा? माय आंसर इज बिग नो। सर, merely doing a registration doesn't mean that you are collusive with him. आपका कोलूजन उनके साथ है, ये ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा है। उसका इंटेंशन आपको उस टाइम पे पता नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट कई बार आपको इसके लिए बुला लेता है। तो मेरा एक सिंपल सजेशन आप सभी स्टीम्ड मेंबर से है, सर जब कभी भी किसी, देखो आपका रेगुलर बेसिस पे काम चल रहा है तो आपका एक नेचर पता होता है क्लाइंट का, तो जब भी किसी नए व्यक्ति का आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करें तो सर उनकी प्रॉपर केवाईसी की साथ करें और उनके साथ एक एंगेजमेंट लेटर साइन करें कि आपका और उनके साथ जो रिलेशन है मेयरली सिर्फ उस रजिस्ट्रेशन को देने तक है, उसके अलावा आपका कुछ भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, और उस एंगेजमेंट लेटर से क्लियर होता है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कभी मेंशन ना करें, कभी भी नहीं। सर आप देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, ये डिसाइड आगे चल करके होगा, लेकिन ये जो एविडेंसेस है ना, ये कहीं ना कहीं हमें कमजोर करता है और हमारी तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं हमारा इसमें मिलीभगत है, वी आर समहाउ इन्वॉल्व इन इट। तो कभी भी जब हम अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो डिपार्टमेंट एलिज करता है कि आपका कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो सर कभी भी नए लोगों की या अपने ही क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन में कभी भी आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ना दें, अवॉइड करें, कभी भी ना करें। तो हमने कहा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सी है, ये भी एनी अदर पर्सन में आ गया, मास्टरमाइंड एम भी एनी अदर पर्सन में आ गया। अभी अकाउंट अटैचमेंट की आप जो सुन रहे हैं, वो काफी लोगों की अटैचमेंट बैंक हो रहे हैं। आज के टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट बोल करके फिर 132 पे आगे बढ़ूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे तीसरे से इंटरलिंक्ड है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि 67 में सर्च हो गया, हमने कहा एग्जांपल के तौर पे एक्स वाई जो हमने फर्म लिया, एक्स के यहां सर्च हो गया, एक्स एक डूबियस नेचर की फर्म पाया गया, एक्चुअल बिजनेस नहीं करता, या जो भी रीजंस लगा, रीजंस टू बिलीव डिपार्टमेंट के पास था, उन्हें सर्च कंडक्ट किया, एंड आफ्टर कंडक्टिंग द सर्च उनके पास एन नंबर ऑफ फर्मों की लिस्ट है जिन जिन से उन्होंने सप्लाई किया है, और उन सभी को क्या किया, उन्होंने समन भेजना शुरू किया, और कुछ लोगों को उन्होंने अकाउंट भी अटैच कर लिया। सवाल, क्या वो अकाउंट अटैचमेंट करने का राइट डिपार्टमेंट को है? फिर से मेरा आंसर होगा बिग नो। सर अकाउंट अटैचमेंट बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है डिपार्टमेंट का। प्राइमरी बेसिस पे, प्रीलिमिनरी बेसिस पे आपके पास कोई एक सर्च से किसी फर्म की इंफॉर्मेशन आया, उसके आधार पे उस बैंक को आप लेटर लिख देते हो और मेरा अकाउंट अटैच हो जाता है, सर ऐसा आप नहीं कर सकते। और अभी इसमें भी अभी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पीछे आया था राधा कृष्ण का, काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल जजमेंट है एसएससी की फेवर में। कभी टाइम मिला तो डिटेल डिस्कशन, चूंकि हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ने, सर ऐसा नहीं कर सकता। हम असली मुद्दे पे अभी जो आ रहे थे कि क्या एम का अकाउंट अटैच हो सकता है, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या वो कंपनी सेक्रेटरी, क्या वो प्रोफेशनल की अकाउंट अटैच हो सकता है क्या? यस और नो? डिपार्टमेंट ने कि इस मास्टरमाइंड के इकोसिस्टम डेवलप किया गया, ऑपरेट किया गया है, उस इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड पर्सन तो है ही, ये दो नाम जो मैंने एम लिया और सी ले रहा हूं जो प्रोफेशनल है यहाँ पे, क्या इस प्रोफेशनल की भी, क्या उस मास्टरमाइंड एम का भी जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, जिसके पास जीएसटीएन नहीं है, क्या उसका अकाउंट अटैच हो सकता है? यस और नो? प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स।
आंसर इज नो। सर अभी तक माने बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, आंसर इज बिग नो। पर एक चीज और याद रखिए, द लॉ गॉट अमेंडेड। फिनांस बिल 2021 में 83 में अमेंडमेंट आया है, और उस अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि जो अभी तक 67, 73, 74 की जो प्रोसीडिंग जिसकी चल रही है, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन, उनके तो अटैचमेंट हो ही सकते हैं। नाउ द पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 122(1) कैपिटल ए, जो कि हमने पहले आपसे डिस्कस किया, ये कौन है? एनी अदर पर्सन, कोई प्रोफेशनल, कोई अकाउंटेंट, और एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन दैट इकोसिस्टम, the account of that person may be attached or the property of that person may be attached. But एक डेट याद रखना पड़ेगा आपको, the moment this provision is notified. सेक्शन 83 अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, अमेंडमेंट फिनांस बिल 2021 में आ चुका है, लॉ अमेंड हो चुका है, दोनों हाउसेस से पास भी हो चुका है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस अभी नहीं हुई है। जिस दिन से ये नोटिफाइड कर दिया जाएगा, आपको उस दिन से इस बात को याद रखना है। अब डिपार्टमेंट को एक और हथियार मिल गया। अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि वो एनी अदर पर्सन, जो अकाउंटेंट है, जो मास्टरमाइंड है, वो अदर पर्सन है, उनके भी अकाउंट डिपार्टमेंट अटैच कर सकता है, पर एज ऑन डेट या बैक डेट में नहीं कर सकता। सर चलिए सर हम आगे बढ़ते, अब आते हैं अरेस्टिंग की प्रोविजन पे। सर अरेस्टिंग में भी फिर से वही तीनों कैटेगरी को मुझे समझना होगा। एक प्रोफेशनल्स का नाम आ जाता है, दूसरा जो उस पूरे इकोसिस्टम को चलाता है, और पहला रजिस्टर्ड और टैक्सेबल पर्सन है। सर मेयरली देखें तो 4 कैटेगरी है जिसपे डिपार्टमेंट आपको 132 में अरेस्टिंग करता है। नंबर 1 कि देयर इज मेयरली एकोमोडेशन ऑफ बिल, मींस आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की वायलेशन किया, यू हैव नॉट मेड एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, or you have not received the goods or services actually. Section 16 subsection 2 का क्लॉज बी आपने अगर पढ़ा हो, वो वही बात है जो 122 में 132 में लिखी गई है। ये बात पेनाल्टी में भी 122 में भी लिखी गई है और 132 अरेस्टिंग में भी लिखा गया। कहा कि अगर आपने एक्चुअल में कोई गुड्स और सर्विसेज और बोथ नहीं आपने दिया है और नहीं आपने लिया है, यानी एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज आपने नहीं दिया, यानी मेयरली आपने क्या कर लिया, बिल लिया, या ऑन द अदर हैंड आपने केवल सप्लाई दिया, कोई बिल ही नहीं रेज किया, जिसको हम क्लैंडस्टाइन रिमूवल भी कहते हैं डिपार्टमेंटल लैंग्वेज में, कैश से। हमारी एक्चुअल सेल जो बुक्स में रिकॉर्ड है वो तो है, हम पैरेलली कैश भी सेल कर रहे हैं, ऐसा डिपार्टमेंट अगर कह रहा है। और इन 2 कंडीशन के अलावा एक और एडिशनल कि आपने किसी से टैक्स कलेक्ट कर लिया और 3 महीने तक यानी 90 डेज तक जमा नहीं कराया। अब मैं सर इस क्लॉज को साइड कर देते हैं, अमूमन ये केस नॉर्मली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम आता है। प्रैक्टिकली जो हम केस फेस करते हैं वो हमने जो शुरू के 3 कंडीशंस बताए हैं, यानी आपने एक्चुअल सप्लाई दिया नहीं सर्विस का या गुड्स का, और लिया नहीं, और आपने क्या बिल ही नहीं रेज किया, कैश में सेल किया। और इन तीनों सिचुएशन में चौथे को भी अरेस्टिंग उस पर भी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो हमारे केसेस में बड़े कम अप्लाई होता है, क्योंकि जो भी एसएससी टैक्स कलेक्ट कर लेता है तो वो जमा ही कर देता है। 1-2 सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी 132 में कवर्ड है डी में। कहा कि इन सभी परिस्थितियों में अगर आपकी टैक्स की अमाउंट एक्सीडिंग 5 करोड़ है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हमने सिचुएशन 132 में आपके 4 रखा, इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो टैक्स अमाउंट इवेड हो रहा है अगर वो 5 करोड़ से ऊपर है तो डिपार्टमेंट आपको अरेस्ट कर सकता है। डिपार्टमेंट के पास राइट है कि आपको वो अरेस्ट कर। अब सवाल सर यहां पे फिर से आया, क्या हमने टैक्स जमा कर दिया तो अरेस्टिंग तो भी होगी क्या, या टैक्स नहीं जमा किया तो सर मेरी अरेस्टिंग हो गई तो मैं टैक्स से बच जाऊंगा क्या? 2 सिचुएशन आया हमारे पास। नंबर 1, सर हमने टैक्स नहीं जमा किया तो मेरी अरेस्टिंग होगी। नंबर 2, सर मेरी अरेस्टिंग हो गई तो क्या मुझे टैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा क्या? दोनों बातों को ध्यान से समझना आपको है। सर याद रखिए, प्रोसिक्यूशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेनाल्टी एंड टैक्स कलेक्शन।
और खासकर जो 69 और ये हमने केसेस जो बताया, इन केसेस में दोनों ही लायबिलिटी डिपार्टमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा तय किया गया है। यानी आपको पेनलाइज भी किया जाएगा, यानी सिविल लायबिलिटीज भी होगी एंड एज वेल एज क्रिमिनल लायबिलिटीज। यानी टैक्स की कलेक्शन क्या एक सिविल लायबिलिटीज है इंक्लूडिंग पेनल्टी, और जो प्रोसिक्यूशन अरेस्टिंग है ये क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटीज है। अगर मैं लॉ की बात करूं सर, तो लॉ दोनों को कहता है। यानी कि किसी पर्सन की अगर 5 करोड़ से ऊपर की टैक्स लायबिलिटी है और उसकी अरेस्टिंग हो जाती है, अब उसको अरेस्ट करने के बाद अब ये लगे कि मैं तो अरेस्टेड हो गया तो मेरी लायबिलिटीज ओवर होगी, नो नॉट एट ऑल। आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटीज तय हुई और उसके आधार पे आपकी अरेस्टिंग होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो खत्म हो गई। टैक्स की लायबिलिटी एडिशनली है और वो रहेगा, आपको वो भी जमा कराना पड़ेगा। अब इसमें भी जो हमने पहले पेनल्टी के केस में कंडीशन डाला उसको भी मैं मर्ज कर रहा हूं। हमने पहले एग्जांपल में एक नाम लिया था मास्टरमाइंड एम का। सर अगर उस ट्रांजैक्शन में एक्स के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन रोटेट किया गया विद द हेल्प ऑफ मास्टरमाइंड एम, उनके जो एड है ए और बी, जिसने ए बी एसोसिएट्स और बी एसोसिएट्स बनाया, और वो अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन 5 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या एम की अरेस्टिंग हो सकती है? यस और नो, आपका क्या ओपिनियन है सर? और बार बार मैं कई बार तो इनडायरेक्टली बोल भी रखा, व्हाट्स योर ओपिनियन सर? मतलब द आंसर इज यस यस यस। सर फिर से मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर से वो डेट याद रखना आपको सर। ये अमेंडमेंट जो है 132 की अमेंडमेंट फिनांस बिल 2020 में लाया गया, और उस अमेंडमेंट की एमईबी वर्ड आप अगर जानते होंगे, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द बिल, अगर उसको हम पढ़ते हैं तो उसकी मीनिंग क्या निकलती है, जरा ध्यान से सुनिए। मीनिंग देयर बाय ये निकलता है कि अदर पर्सन पहले कवर्ड नहीं थे, जो हमने कहा ना कि ऑन हुज इंस्टांसेस और द पर्सन हु क्लेम्स द बेनिफिट्स ऑफ दैट ट्रांजैक्शंस आर आल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 132। यानी 1 जनवरी 21 से ये कवर्ड हुए हैं। इसके पहले जो थे वो नॉर्मल प्रोविजन में जाते थे, और वहां पे मैक्सिमम जो आपकी अरेस्टिंग की जो लाइफ थी, टाइम थी, वो 6 मंथ्स की थी। और 6 मंथ्स ऐसे भी क्या होता है सर, ये नॉन बेलेबल नहीं होते, ये बेलेबल ऑफेंस है सर। तो बेलेबल ऑफेंसेस में आपकी अरेस्टिंग तो होगी नहीं। इसका मतलब जितने भी मास्टरमाइंड, आपको मैं बताऊं, डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले 3 साल में जो भी पहले अरेस्टिंग हुई है, ये सभी की सभी अरेस्टिंग लॉ की नजरों में इलीगल है। वो से आई एम सेइंग दैट, और आप देखना ये बात आप नोट कर लीजिएगा, अभी तक किसी भी केस में डिपार्टमेंट ये नहीं जीत पाया। इसका रीजन ही वही है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो एज पर लॉ नहीं किया है, क्योंकि उस मिडिल मैन पे अरेस्टिंग की प्रोविजन मैक्सिमम ही 6 मंथ्स की थी, और आपने उसको कवर कर दिया क्या 5 साल की वाले में, नॉन अवेलेबल दिखा दिया। इज इट पॉसिबल? in my opinion, in my humble opinion, whatever the cases booked by department in between 1st of July 2017 to 31st of December 2020, and any arresting of the any middleman, including professionals, आपने सुना होगा आए दिन अखबारों में अक्सर आते थे, so and so CA, so and so company secretary, advocate, ये जितने भी अरेस्टिंग है ये सभी इलीगल अरेस्टिंग है। रीजन बीइंग, आप कोई भी चीज लॉ के अगेंस्ट कैसे कर सकते हो? और मैंने फिर से कहा ये अमेंडमेंट 1 जनवरी 2021 से आया, एंड एनी पेनाल्टी नेचर अमेंडमेंट कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड। बैक डेट से आप अमेंड नहीं कर सकते। तो आप इस तरह की अरेस्टिंग को बैक डेट में कैसे कर सकते हो? 6 मंथ्स की उस पर एप्लीकेबल है, अदर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं वो, और 6 मंथ्स क्या होते हैं, नॉन बेलेबल, सॉरी बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस नहीं है। इट मींस कोई भी मिडिलमैन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स किसी भी केसेस में अगर नाम आए हैं, डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट प्रपोज किया है, इवन अरेस्ट कर भी दिया है, तो एक सेक्शन में आपको और इंसर्ट कर दूं आईपीसीसी का 167(2). सर वहां क्या होता है कि जैसे कोई केस, जैसे हमने कहा सर्च शुरू हुआ 67 में, सर्च कंडक्ट हुआ, अभी पंकज सर ने कहा कि सर ऑर्डर आने में ना 5 साल इनके टाइम लगते हैं। अब जब सर्च इनिशिएट हुआ और उसी टाइम पे विदिन ए वीक डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी उसका मास्टरमाइंड किंगपिन है या उसका प्रीमाइसेस की जो ऑनर है
यानी जिसके भी सारे पे, या जो उस बिजनेसमैन का ओनरशिप जो रखता है, एमडी हो, प्रोप्राइटर हो, उनको वो अरेस्ट करता है और कोर्ट के सामने पेश करता है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आपको भी पता है कि जुडिशियल लेवल पे लोअर कोर्ट में जीएसटी की लॉ को लेकर के ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। ऐसा कई कोर्ट में भी डिस्कशन में आया है, लेकिन चूंकि कोर्ट है एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री वी शुड अबाइड बाय द लॉ, और हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि जुडिशियल लेवल पे जीएसटी की इस तरह की प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है, और वहां उनको यही सिखा दिया जाता है, डिपार्टमेंट के द्वारा एलिस्ट कर दिया, साहब इसने तो 10 करोड़ का देश का नुकसान किया, 100 करोड़ का नुकसान किया, ये तो देशद्रोही नेचर का है, और वो उनको अरेस्ट करके अंदर कर देता है। और प्रैक्टिकली क्या होता है कि डिफॉल्ट बेल एक होता है 167(2) में, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अगर चार्जशीट नहीं जाएगा तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या तो मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम कीजिए आप, या मुझे बेल दीजिए। जैसे क्रिमिनल नेचर में वो 90 डेज है, डायरी जिसको कहते हैं, कोर्ट में कोई पुलिस कंप्लेंट हुआ तो आईओ को क्या करना होता है, 90 डेज में चार्जशीट रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना होता है। सिमिलरली हमारे केस में भी चूंकि अब क्रिमिनल नेचर बन चुका है, जैसे ही वो कोर्ट में जाता है तो लॉ कहता है कि 60 डेज के अंदर, यानी जिस दिन उनकी अरेस्टिंग हुई, कोर्ट ने उनको कहा कि ठीक है इनको बिहाइंड द बार कर दें, उसके 60 डेज के अंदर उनको चार्जशीट बना करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे 99.99% केसेस में 60 डेज में चार्जशीट बना ही नहीं, ना बन सकता है। और चूंकि हम प्रोफेशनल्स हैं तो समझ भी सकते हैं रीजन भी, वो एक सर्च होता है और उस सर्च से इतनी सारी चीजें जुड़ी होती है। एक ऑफिसर के लिए भी बड़ा ये टिपिकल सा वर्क होता है, टू टफ टू कंप्लीट ऑल द इन्वेस्टिगेशन एंड सर्च वर्क विद इन 60 डेज। 60 दिन के अंदर कभी भी वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, और प्रैक्टिकली वो पूरा भी नहीं होता है। और जब प्रैक्टिकली पूरा नहीं होता है तो क्या होता है सर, कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को बेल मिल जाता है। जितने भी केसेस हमने कहा, सभी केसेस में, एक जयपुर की केस को छोड़ दे, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, वन ऑफ आवर मेंबर इज अंडर बिहाइंड द बार फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो उसमें कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे रीजंस रहे हैं, उसमें मैं स्पेसिफिकली नहीं जाएंगे, पर जितने भी केसेस में आप देखेंगे कि 60 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं होते हैं और उनको ऑर्डर मिल जाता है बेल पे कुछ कंडीशंस के साथ। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे जितने भी इस तरह के केसेस बुक किए गए हैं सर, सभी केसेस में वो बाइजक बरी होंगे, वर्ड में यूज कर रहा हूं, बिकॉज जो सेक्शन 132 इन्वोक किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, वो गलत इन्वोक किया गया, वो उन पे अप्लाई नहीं होता है। यस, फ्रॉम 1 जनवरी 2021, यस इट इज राइट, बिकॉज जब एमईबी को पढ़ेंगे आप तो एमईबी से आपको मीनिंग निकल कर आएगा। ये डिपार्टमेंट, ये लॉ खुद मानता था कि ऐसे कोई पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्सेबल पर्सन नहीं है, उनकी मैक्सिमम अरेस्टिंग की क्या पीरियड है, 6 मंथ्स, मैक्सिमम पेनाल्टी कितना है, 25,000। तो सर हम नॉन अवेलेबल में क्यों कवर कर रहे हैं, उनको पेनालाइज उतना क्यों करें जितना एक ट्रांजेक्शन अमाउंट के बराबर या उसके टैक्स की अमाउंट के बराबर। इट इज टोटली इलीगल, इलिजिटिमेट, अनलॉफुल इन द आईज ऑफ लॉ। जितने भी इस तरह की अरेस्टिंग हुए हैं, तो सर आपके भी नजरों में कोई भी इस तरह की प्रोविजंस इंसर्ट किया गया, डिपार्टमेंट द्वारा इन्वोक किया गया, दिस इज टोटली रॉन्ग, कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज फिर मैं कह रहा हूं, अब 1 जनवरी 2021 से, जी हाँ, अब ये समझ में आ गया डिपार्टमेंट को भी कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, और इसी आधार पर उन्होंने इस लॉ को अमेंड किया और कहा कि अगर इसके बाद चाहे वो टैक्सेबल पर्सन हो, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो, चाहे एनी अदर पर्सन, एंड हियर एनी अदर पर्सन इंक्लूड्स एनी प्रोफेशनल इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, अकाउंटेंट, डायरेक्टर, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का वहां पे अरेस्टिंग अब हो सकता है। अब वो 132 के नॉर्मल प्रोविजंस में कवर्ड हो गए, यानी उस पे भी अगर टैक्स की अमाउंट की इवेजन 5 करोड़ से ऊपर है तो उनकी भी 5 साल या उससे अधिक तक की सजा हो सकती है, मींस नॉन अवेलेबल अरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन इसकी पहले की कोई सर अरेस्टिंग है, ध्यान से नोट कीजिएगा, और इस अमेंडमेंट को फिर से सर आप रीड कीजिएगा तो बड़ी क्लैरिटी से आपको वो मीनिंग समझ में आई कि जो वो प्रोविजन डिपार्टमेंट के द्वारा इंसर्ट किया जा रहा है, दिस इज टोटली इलीगल, टोटली फॉल्स। मे आई गो अहेड सर, एनी क्वेरी? पंकज सर कोई क्वेरी? मैं आगे बढ़ूं अगले टॉपिक पे। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, क्वेरी है चैट बॉक्स में लिख दें आप, so that we can read out and our speaker will give answer to the respected queries as concerned.
मैं देख पा रहा हूँ काफी सीनियर मेंबर काफी जगह से बैठे हुए हैं यहाँ पर। रवि मस्करा जी हैं, भागलपुर से हमारे मेंबर आए हुए, मनोज जोशी चलिए जी सर, नहीं आ रहा तो भिवानी क्वेरी से को हैं। लास्ट में लेते हैं, एक और टॉपिक में कवर करते हैं और Yes. लास्ट क्वेरी सेशन रखेंगे सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर ये, और मैं एक दो लाइन बोल के छोड़ दिया था, अब इसको थोड़ा मैं डिटेल डिस्कशन पे जा रहा हूं। सर सेक्शन 70, हर किसी की टेबल पे एक समन जरूर होंगे, 2 समन, 10 समन, 20 समन, एज द केस में प्रैक्टिस। पर ये मैं कह सकता हूं जो कोई भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में है, सेक्शन 70 की समन उनके क्लाइंट को जरूर आया होगा। सर सेक्शन 70 की समन की प्रोविजंस, चूंकि ये सब कुछ उसी से इंटर रिलेटेड है, यहीं से आपकी सर्च की भी प्रक्रिया इससे जुड़ गई, आगे अरेस्टिंग भी प्रपोज हो जाते हैं, और नहीं भी है तो नॉर्मल रूटीन में भी हम इसको देखते रहते हैं। सर सेक्शन 70 की जो तिवारी जी, डिपार्टमेंट के द्वारा, तिवारी जी, हमारे बीच पुलकित खंडेलवाल जी भी आगे हैं और वो जी जी फैमिली के साथ थे। जी पुलकित खंडेलवाल जी जयपुर से है, ही इज वेरी वेरी लर्नेड एंड वेरी यंगेस्ट और बहुत ही अथॉरिटी है। वो अपना फैमिली छोड़ के, फैमिली को बीच में ड्रॉप करके घर पे फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अच्छा अच्छा, तिवारी जी, पुलकित जी के लिए भी थोड़ा सा टाइम है, नहीं है प्लीज? जी जी, अरे सर मैंने तो पहले ही रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जिस नहीं टॉपिक पे कहें उतना रहेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं ना, थोड़ा सा पुलकित जी भी अपना, चूंकि जी उनका भी जी जी है नहीं, चूंकि ज्वाइन करा, वो ज्वाइन कर लिया पुलकित जी ने। वी वेलकम जी पुलकित जी सर। एंड हिमांशु जी। वी आल्सो वेलकम हिमांशु जी, हिमांशु जी भी आ गए हैं। कानपुर से हिमांशु जी हैं। तो तिवारी जी, थोड़ा सा आप कंक्लूड करिए प्लीज, हाँ। आप अपना पूरा कंक्लूड करिए तिवारी अच्छा जी। ठीक है You जी please carry सर, on. मैं सेक्शन 70 की बात कर रहा था। हमने कहा कि हर प्रोफेशनल्स के टेबल पे ये सेक्शन 70 की समन पड़े रहते हैं। सर मेरा इस पे डिपार्टमेंट के ओपिनियन से टोटली डिफरेंट ओपिनियन है, और मैं अपनी जो ओपिनियन है सेक्शन 70 को लेकर के आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने कोर्ट के माध्यम से बहुत सारे केसेस को क्वेश्चन कराया है। सर सेक्शन 70 को जब हम रीड करते हैं तो जो मुझे मीनिंग समझ में आया, और मैंने ना जाने 100 टाइम से भी ज्यादा बार पढ़ा होगा, हमारी सोच और डिपार्टमेंट की सोच कभी मैच नहीं करती। सेक्शन 70 से डिपार्टमेंट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्च इनिशिएट कर देते हैं, जबकि मेरा मानना है सर सेक्शन 70 आपको सर्च या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, और उस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के जारी रहने में अगर उनको लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस जरूरी है, किसी पार्टिकुलर पर्सन के पास कोई रिकॉर्ड है, आई एम यूजिंग वर्ड रिकॉर्ड, अब इस पे भी आएंगे सर रिकॉर्ड का मतलब क्या है, और वो रिकॉर्ड हमें चाहिए अपने एक्चुअल केस को कंक्लूड करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, एज एन एविडेंस। जैसे हम अगर बात करें आमतौर पे जब कोई केस बुक होते हैं तो कोर्ट में भी जाकर के उस पर गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं, और जिस केस में गवाह नहीं प्रेजेंट होते हैं, ऑल्दो कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल केसेस होते हैं लेकिन वहां पर भी ऑनरेबल जज उनको बरी कर देते हैं। कहते हैं ना, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई को बाइज्जत बरी कर जाती है। भाई वहां पे आपको विटनेस नहीं मिले। सर सेक्शन 70 का सीधा मतलब लिखने का है कि आप उसको एज अ विटनेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। यानी मैंने कहा कि हमारे केस में एक्स के यहां सर्च हुआ, एक्स के यहां जब सर्च हुआ तो क्या होता है सर, प्रैक्टिकली आप देखना, फेक फर्मों के यहां सर्च हो गए और समहाउ उसकी ट्रांजेक्शन एबीसी लिमिटेड, एबीसी अलग अलग फर्म्स हैं जो एक्चुअल बिजनेसेस कर रहे हैं। अब ए पे आते हैं, एक्स के यहां सर्च हुआ, उसने देखा या तो या रिक्शा पुलर के नाम पे, प्यून के नाम पे कोई फर्म बनी थी, उनके यहां सर्च किया और उसके यहां से जो कुछ भी मिला ला करके ऑफिस में रख दिया। अब वो सप्लायर था, उसकी फाइल वहीं बंद हो गई। उसने लिस्ट देखा कि इसने किस किस को सप्लाई दिया, इसने सप्लाई ए को दिया है, बी को दिया है, सी को दिया है। पहले समन किया किसको, ए को, और ए करके बुला करके कह रहा है कि आपने एक्स से सप्लाई लिया जो कि बोगस है, जो कि फेक है, और आप पूरा का पूरा मुझे टैक्स भरिए और मुझे ये रिकॉर्ड्स ला करके दीजिए और अपनी स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड कराइए। अब सर ध्यान से सुनिएगा जरा, इस पे डीवाई पाटिल की एक ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है।
क्या डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है? मैंने कहा कि नहीं कर सकता। और डीवाई पाटिल के केस में भी, आपके मद्रास हाई कोर्ट में भी यही कहा कि सर अगर आपको लगता है कि सप्लायर ने गलती किया है, द फॉल्ट ऑफ द सप्लायर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द बायर। आपको लगता है कि मेरा सप्लायर चोर है, गलत है, तो आप पहले सप्लायर से रिकवरी करो, उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो पूरी कार्रवाई करो। इन बिटवीन इफ इट इज डू फील दैट कि बायर ने भी गलती किया, देन आफ्टर यू मे डू सो। प्रैक्टिकली हमने कहा क्या हो रहा है, एक्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया और वर्किंग किस पे शुरू हो गई, ए बी सी पे। सर ए को तो आपने इसलिए बुलाना था कि आपको ऐसा लगता है कि ए के पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई रिकॉर्ड है जो हमें उस केस को कंक्लूड करने में, फाइनली उसको पूरा करने में, केस फाइल बुक करने में मदद करेगा, तो हम उसे बुला लें। पर आपसे क्या मांगा जाता है सर? आपसे मांगा जाता है कि सर अपनी 3B लेकर आओ, अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ, अपनी बैलेंस शीट लेकर के आओ, अपनी पूरी इनवॉइसेस लेकर के आओ। कब से? 1 जुलाई से लेकर के टिल डेट तक, जितने भी आपके परचेज लेजर अब तक है सब कुछ लेकर आओ। अब मैं फिर से आपसे एक सवाल करूंगा, हमने कहा एक वर्ड पे अंडरलाइन करने के, रिकॉर्ड्स। डू यू थिंक दैट सर 3B इज रिकॉर्ड फॉर अस? क्या आप ऐसा मानते हैं कि 3B हमारे लिए रिकॉर्ड है? डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ 3B दो और GSTR 1 दो, इज इट रिकॉर्ड? डेफिनेटली नो। अरे साहब जी, ये आपका रिकॉर्ड है। सर इसमें बड़ा अंतर है, रिकॉर्ड का मतलब जरा ध्यान से समझना होगा। रिकॉर्ड मींस दैट एनी डॉक्यूमेंट्स, एनी इंफॉर्मेशंस which are prescribed in the law to create, likewise सेक्शन 31 कहता है मुझे स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है। इनकम टैक्स की 44 AB की ऑडिट की प्रोविजन कहता है कि पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट से आपकी टर्नओवर ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। आपको कॉस्ट ऑडिट की कंप्लायंस भी एप्लीकेबल है तो कॉस्ट ऑडिट कराना है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपको बैलेंस शीट PL क्रिएट कराना है। So these are the records because these provisions are inserted under different laws. ये कानून में बात लिखी गई है भाई, कंपनीज एक्ट के तहत किसी कंपनी को बैलेंस शीट अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, एक कोई एसएसी है जो 44 AD ऑप्ट करता है, 44 AD ऑप्ट करता है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और उस ए है उसी कैटेगरी में, नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और आपके पास समन आया ए को कि आप अपने बैलेंस शीट लेकर आओ, आप अपने PL